प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में भुगतान संतुलन की क्या स्थिति है। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने बात करी थी भुगतान संतुलन क्या है, उसके कौन कौन से घटक हैं, कितने प्रकार का होता है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज भारत में भुगतान संतुलन की वर्तमान स्थिति का आकलन करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि भारत में भुगतान संतुलन की स्थिति अनियमित रहती है। कई बार यह अनुकूल होता है, कई बार यह प्रतिकूल होने की तरफ भी अग्रसर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके अनुसार 2017-18 के लिए भारत का भुगतान संतुलन यह दिखाता है कि चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट 48.72 बिलियन डॉलर था, जो 2012-13 के रिकॉर्ड 88.16 बिलियन डॉलर के बाद से सर्वाधिक रहा। ये एक मोटा मोटा आकलन है। इसके बाद दूसरा, स्विस निवेश बैंक क्रेडिट स्विस ने 2018-19 में भारत के लिए 55 बिलियन डॉलर के शुद्ध पूंजी प्रवाह की भविष्यवाणी की थी, जो कि 75 बिलियन डॉलर के अनुमानित चालू खाता घाटे से कम था। इस कारण 2011-12 से लेकर अब तक पहली बार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखने को मिली। ये 2018-19 तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार ये स्थिति है, और ये आंकड़े बताते हैं कि 8 जून 2018 को भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 413.11 बिलियन डॉलर था। इसमें मार्च 2018 की समाप्ति के स्तर से 11.43 बिलियन डॉलर की कमी आई। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि 2018-19 तक भारत में भुगतान संतुलन बहुत अनुकूल नहीं रहा। उसके बहुत से कारण रहे हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस मोटे मोटे आकलन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में जो भुगतान संतुलन की स्थिति है वह एक स्थायी प्रवृत्ति की नहीं है। इसमें अनेक तरह के उच्च आवचन पिछले वर्षों में आते रहे हैं। कभी यह बढ़ता रहा है, कभी कम होता रहा है। अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां बनती और बिगड़ती रही है। इस परिदृश्य में जो बिंदु निकल कर के आते हैं, महत्वपूर्ण बातें जो निकल कर के आती हैं, उनके अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2018 तक 424.55 बिलियन डॉलर का था, जो कि विश्व में 8वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। इसमें 10 पॉइंट यानी इससे 10 माह की आयात की ज़रूरतों को ही पूरा किया जा सकता है। ये एक मोटा मोटा अनुमान इस ऊपर दिए हुए आकलन से निकल कर के आता है। भारत में आर्थिक तंगी का भी कोई संकेत इस दरमियान नहीं मिला जिससे लगे कि भुगतान संतुलन असंतुलन की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ ये बता देना उचित होगा कि रिजर्व बैंक का जो वर्तमान मुद्रा भंडार तत्काल आयातों की जो ज़रूरतों को पूरा करने और रुपए पर आने वाले संकट दोनों को टालने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है। सामान्यतः सभी राष्ट्र आयातों की तुलना में निर्यातों से अपने मुद्रा भंडार को संचित करते हैं। निर्यात के मुकाबले वाणिज्यिक वस्तुओं के आयात की कीमतों के साथ भारत को हमेशा अपने
व्यापार खाते में घाटे का सामना करना पड़ता रहा है, परंतु उसी दौरान देश को परंपरागत रूप से अपने अदृश्य खातों पर अधिशेष का लाभ भी मिलता रहा है। इन अदृश्य खातों में मूलतः सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात से जो प्राप्तियां होती हैं वो शामिल है। प्रवासी श्रमिकों द्वारा जो देश को या अपने परिजनों को जो मुद्रा भेजी जाती है वो इसमें शामिल है। साथ ही पर्यटन, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग सेवाओं के साथ साथ ब्याज भुगतान और विदेशी ऋणों पर जो लाभांश और रॉयल्टी, निवेश, टेक्निक, प्रौद्योगिकी आदि को भी इसमें शामिल किया जाता है अदृश्य खातों में। इसके साथ ही अदृश्य अधिशेष 2001-2 से 2003-4 के 3 वर्षों के अलावा व्यापार घाटा का आकलन यदि किया जाए तो वो बहुत अधिक नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप देश लगातार चालू खाता घाटा दर्ज करता रहा। ये इस दरमियान एक प्रवृत्ति निकल कर के आई। साथ ही चालू खाता घाटा 2012-13 के 88.16 बिलियन डॉलर से घटकर 2016-17 में 15.3030 बिलियन डॉलर हो गया। इसका मुख्य कारण भारत के तेल आयात बिल में लगभग आधे की कमी होना है, जो कि 164.04 बिलियन डॉलर से घटकर 86.87 बिलियन डॉलर हो गया। इस तरह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति निकल कर के आई कि चालू खाते का घाटा 2016-17 में घट कर के नीचे आया और उसकी वजह सबसे बड़ी रही कि तेल का जो आयात बिल है उसमें कमी की वजह से ये चालू खाता घाटा कम हुआ, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि 17-18 में चालू खाता घाटा 48.72 बिलियन डॉलर हो गया और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में पुनः बढ़ोतरी के कारण इस वित्त वर्ष में भी यह $75 के आसपास पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी। कारण कि चालू खाता घाटा, क्योंकि हमारे यहाँ जो आयात बिल है उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो पेट्रोलियम एंड ऑयल प्रोडक्ट्स के आयातों के कारण है। हम लगभग 80% अपनी देश की मांग का हम आयात करते हैं, तो हम बड़े पैमाने पर विदेशों पर पेट्रोलियम एंड ऑयल प्रोडक्ट्स के लिए हम उन पर निर्भर हैं और उनकी निर्भरता के चलते हमें बड़े पैमाने पर आयात करना होता है और उसके बदले बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है, बहिर्प्रवाह होता है, उन देशों को अदा करनी पड़ती है, जिससे चालू खाता घाटा बढ़ जाता है। इस तरह से भारत के संदर्भ में और भी कई तरह के संकेत इस दरमियान मिलते रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1 अप्रैल से भारतीय इक्विटी और ऋण बाजारों में 7.9 बिलियन डॉलर की शुद्ध बिक्री की। यह अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरों और यूरोपीय सेंट्रल बैंकों की 2018 के अंत तक अपने मौद्रिक प्रोत्साहन कार्यक्रम को समाप्त करने की योजना के फलस्वरूप उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बड़े बिकने वाले एक पैटर्न का हिस्सा रहा है। अर्थात भारत में बड़े पैमाने पर जो विदेशी निवेशक हैं उनके आने से यहाँ विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ा और इस सब के बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिली, भारतीय अर्थव्यवस्था में ताकत आई और इस ताकत की वजह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का बड़े पैमाने पर देश में निवेश करना रहा। इसके साथ ही चालू खाता घाटा जब बढ़ता है तो सरकार की तरफ से उसके प्रबंधन के प्रयास भी किए जाते हैं।
यहाँ इस पीडीएफ में जैसा आप देख रहे होंगे, चालू खाता घाटा का प्रबंधन करने के लिए सरकार के द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। इसके तहत देश का विदेशी मुद्रा भंडार न केवल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से संचित होता है बढ़ता है, बल्कि विदेशी निवेश, वाणिज्य, उधारियाँ या विदेशी सहायता के रास्ते पूंजी प्रवाह से भी प्राप्त होता है। यानी मोटी मोटी बात ये कहने की, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ना चाहिए। दूसरा प्रबंधन का एक तरीका है कि चालू खाता घाटा होने के बावजूद भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बना रहा। कारण, क्योंकि अधिकांश वर्षों में भारत में शुद्ध पूंजी प्रवाह चालू खाता घाटे से ज़्यादा रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पूंजी का प्रवाह है वह अधिशेष मुद्रा पूंजी भंडार या अधिशेष विदेशी मुद्रा भंडार के निर्माण में सहायक रहा है। साथ ही चालू खाता घाटे के प्रबंधन का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण वर्ष 2007-8 में देखने को मिलता है, जब शुद्ध विदेशी पूंजी अंतर्वाह 107.90 बिलियन डॉलर था, जो कि 15.74 बिलियन डॉलर के चालू खाता घाटे से काफ़ी अधिक होने की वजह से एक वर्ष की अवधि के दौरान ही विदेशी मुद्रा भंडार में 92.16 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो गई। ये एक पॉजिटिव साइन इस दरमियान देखने को मिला, जिसे चालू खाता घाटा का प्रबंधन करने में मदद मिली। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि भारत में भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत कुछ चालू खाता घाटे के प्रबंधन पर निर्भर करती है। चालू खाता घाटे का प्रबंधन यदि कुशलता से किया जाए तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है और भुगतान संतुलन भी भारत के पक्ष में रहता है। भुगतान संतुलन के संबंध में भारत की स्थिति की जहाँ तक बात है, भारत और ब्राज़ील प्राचीन अब यह यूँ कहें कि भारत और ब्राज़ील बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, प्राचीन अर्थव्यवस्थाएं हैं। यानी इन अर्थव्यवस्थाओं के अद्वितीय मामलों का की जहाँ तक बात करें, यानी ये अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी मायने में अद्वितीय रही हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में भुगतान संतुलन के चालू खाते की बजाय अपनी पूंजी की ताकत पर बड़े स्तर के विदेशी मुद्रा भंडार बनाए जाने की वकालत की जाती रही है। भारत इस मामले और भी विशेष रहा है, क्योंकि ब्राज़ीलियन मुद्रा रियाल के विपरीत भारतीय मुद्रा रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, और उसके स्थिर रहने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है, देश में उत्पादन का स्तर बढ़ता है, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, विदेशों में भारत की साख अच्छी होती है, और जो लगातार उतार चढ़ावों की वजह से अर्थव्यवस्था में जो जोखिम आता है, वो जोखिम से भी भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित रहती है। भुगतान संतुलन के संबंध में एक और बात यहाँ कहना उचित होगा कि एक देश तब तक चालू खाता घाटे को वित्त पोषित करने के लिए पूंजीगत प्रवाह को आकर्षित कर सकता है, जब तक इसके विकास की संभावनाएं अच्छी हों और निवेश वातावरण भी समान रूप से बेहतर हो। ये आवश्यक है। साथ ही भारत के संदर्भ में विदेशी निवेश सामान्य उत्पादन या घरेलू बाजार के लिए आयात करने के विपरीत अर्थव्यवस्था के विनिर्माण और सेवाओं की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यहाँ यह बताना उचित रहेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अपने आप में एक विशेष स्थिति है, और यह छोटे मोटे इस तरह के आर्थिक झंझावातों से अप्रभावित रहती है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है वो
बड़ी जटिल प्रकार की है और वह इस तरह के छोटे मोटे आर्थिक उच्चावचों से प्रभावित नहीं होती है। जहाँ तक ब्राज़ील की बात है, चूँकि ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था का अपना एक अलग स्वरूप है, अलग प्रकृति है, वह छोटे मोटे इस तरह के आर्थिक उच्चावचों से प्रभावित होती रही है। भूतकाल में हम देखते हैं तो पाते हैं कि ब्राज़ील में यदा कदा इस तरह के संकट आते रहे हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कहीं बेहतर रही है और यह बहुत कुछ चालू खाता घाटे के प्रबंधन पर निर्भर करती है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि भुगतान संतुलन को असंतुलित होने से कैसे रोका जाए, कौन कौन से उसके कारण हैं असंतुलित होने के, और इसके बारे में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।